नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस खास पेशकश में। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों के कत्ल की। जी हां, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे बेमानी हो चले। लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जहां रिश्ते तार तार हो जाते हैं। जयपुर का वही हाल अलवर हनुमानगढ़ की तस्वीरें आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जयपुर में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया, जहां सुमेर नगर में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार किया। तीनों ने मिलकर ही मृतक मनोज को बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी थी उसकी। तो वहीं दूसरी तस्वीर अरवल ब्लू ड्रम कांड की है, जहां पत्नी ने पति को अपने प्रेमी संग मिलकर मौत के घाट उतार दिया और उतना ही नहीं, उसके शव को ब्लू ड्रम में छिपा दिया। शव को गलाने के लिए उस पर नमक भी डाल दिया। तो वहीं तीसरी तस्वीर की बात करें, हनुमानगढ़ से आती है वो, जहां एक मामा ने अपने ही 9 साल की भांजी की बेरहमी से हत्या कर डाली और उसके शव को संदूक में छिपा दिया। हत्या के बाद ये मामा बच्ची के माता पिता के घर जाकर उन्हें बच्ची के खो जाने पर सांत्वना देने लगा। जरा सोचिए तो, कुल मिलाकर रिश्ते तार तार होते नजर आ रहे हैं। रिश्तों का ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई कत्ल कर रहा है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं, आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं और कैसा समाज अब बनता जा रहा है। साथ ही क्या जिंदगी की उलझने अब रिश्तों के लिए चुनौती बन रही है क्या? बड़े सवाल हैं। हम बात करेंगे इन तमाम सवालों पर, विस्तार से बात करेंगे, अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे। गेस्ट का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले अलवर के ड्रम कांड की हम बात कर लेते। देखिए, पति की हत्या मामले में पत्नी गिरफ्तार हुई, पत्नी का मर्डर हुआ। पति पत्नी का रिश्ता जो विश्वास और मोहब्बत पर टिका रहता है, लेकिन शक और अवैध संबंधों के चलते यह रिश्ता टूटकर बिखर गया। और यहां सिर्फ बिखरा नहीं है साहब, कहीं पत्नी अपने पति की जान ले रही है, तो कहीं पति अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दे रहा है। जयपुर में पुलिस ने ई रिक्शा चालक की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। हत्या की प्लानिंग सुन किसी के भी ना होश उड़ जाएंगे। आप रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में एक और पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की गला काटकर हत्या कर दी। ये कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि महीनों से रची गई एक कातिलाना साजिश थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल मृतक की पत्नी, उसके आशिक और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। 16 अगस्त को सुमेर नगर में पुलिस को एक शव मिला था। मृतक की पहचान मनोज कुमार रैगर के रूप में हुई। मनोज रैगर ई रिक्शा चलाता था। 16 अगस्त को मनोज शाम 4 बजे अपनी ई रिक्शा से सवारियां लेकर गया था। 16 अगस्त की रात मनोज की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास सभी मार्गों के कैमरे चेक किए, जिससे पुलिस टीम को ई रिक्शा में मृतक के अलावा एक और व्यक्ति बैठा नजर आया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ का विषय है कि कौन सी वेब सीरीज देखी और कहाँ इन्होंने देखा। इसके साथ ही इन्होंने एक नई सिम भी खरीदी थी और उस सिम को केवल इस वारदात से पहले ही ये इस्तेमाल कर रहे थे और लंबे समय से इनकी प्लानिंग थी। पहले ई रिक्शा, इसका दोस्त है जो ऋषि है, उसके दोस्त ने ई रिक्शे पर बैठा, ई रिक्शे को आगे लेके गए और वहाँ पर पहले से घात लगाए। इन दोनों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उस संतोष देवी ने अपनी पति के रास्ते, अपना जो रास्ते का काटा था उसे साफ कर दिया। फिलहाल सभी पकड़ में आ चुके हैं। मृतक के साथ ई रिक्शा में बैठे व्यक्ति पर पुलिस को शक हुआ और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को संतोष की पत्नी और दोस्त ऋषि श्रीवास्तव और मोहित शर्मा पर शक हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि ऋषि श्रीवास्तव मृतक की पत्नी संतोष के साथ मिलकर कई महीनों से हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। जिस तरीके से आरोपियों ने हत्या की साजिश रची, उसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। अभी तक की जो पूछताछ में बात आई है कि मोहित है, वो ई रिक्शा उसने किराए पे लिया, क्योंकि मोहित को मृतक बाई फेस जानता नहीं था और उसने उसे ये बताया कि मेरी एक महिला मित्र से मुझे मिलने जाना है और ये एक राजावत फार्म के पीछे है। तो मृतक को हमें ई रिक्शा यहाँ लाया, जहाँ सोनी गली के अंदर इसका गला देती है। कैसे रहता था, चाकू से कहाँ लिया वो? इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। जो भी अलाए कत्ल है इसको बरामद किया जाएगा। सिम खरीदी थी सर और सीआईडी और ये वेब सीरीज भी करते थे, वो बताइए सर। इसके ऋषि द्वारा एक नई सिम अपनी महिला मित्र को दी गई थी 20-25 दिन पहले, जिससे सिर्फ उसी से बात हो रही थी और इसके बारे में जो प्लानिंग है वो की जा रही थी। और इसके अलावा आरोपी द्वारा ये भी सर्च किया जा रहा था कि हत्या के तरीके, हत्या से बचाव के तरीके
इन सब चीज़ों को सर्च किया जा रहा था, यानी उसके दिमाग में कई दिन से इस बारे में प्लानिंग चल रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने वेब सीरीज और सीआईडी देखकर मर्डर प्लान किया। मर्डर की कई वेब सीरीज देखकर एक खौफनाक प्लान तैयार किया। गूगल सर्च कर हत्या से बचने की जानकारी ली। मर्डर प्लान के लिए नए सिम का इस्तेमाल किया। हत्या के लिए वारदात से 20 दिन पहले एक नया सिम कार्ड भी खरीदा गया था। पत्नी, उसका प्रेमी और प्रेमी का दोस्त नए सिम से बातचीत करते थे। कई महीनों से मर्डर की प्लानिंग चल रही थी। पूरी प्लानिंग के बाद आरोपियों ने 16 अगस्त की रात को सुनियोजित तरीके से मनोज की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और पूछताछ की तो पत्नी ने कबूल किया कि पति शराब पीकर मारपीट करता था और उस पर शक करता था। इसी वजह से उसने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दी। रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये वारदात इस बात की गवाही देती है कि अवैध संबंध के नशे में किस तरह इंसान इंसानियत तक भूल जाता है। जयपुर पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस कत्ल की दास्तां ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं और हमारे रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। मीनाक्षी बिंदोरिया हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही हैं। आनंद वर्धन शुक्ला हैं, रिटायर्ड आईपीएस, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर शोभा शर्मा हैं, मनोवैज्ञानिक हैं आप, और यशोदा मेडिसिटी से आती हैं, मेडिसिटी से। और डॉक्टर रागिनी सिंह हैं, मनोचिकित्सक हैं, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुदित गौड़ भी जुड़ गए हैं। मुदित, सबसे पहले आपके पास चलते हैं और जरा आप एक बार सिलसिलेवार ढंग से संक्षेप में पूरी जानकारी दे दीजिए कि अभी लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर क्या है। उसके बाद गेस्ट पे आता हूं मैं। जी बिल्कुल, जो अलवर से जुड़ा मामला है, जहां खैरतल किशनगढ़ बादशाह का जो मामला था, उसमें पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया है। और इस खुलासे के साथ ही पुलिस ने वो तमाम चीजें जो पुलिस को संदेह में थी, उन पर पुख्ता मोहर लगा दी है कि अब जो महिला ने अपने पति की जो हत्या कराई और जो मकान मालिक जो वहां पर था उसके बेटे के साथ अवैध संबंधों में थी, इस पूरे मामले को लेकर के जो संशय थे पुलिस के, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल पुख्ता हुए हैं। उनको वहां से ईंट भट्टे से कल बरामद कर लिया गया था। तीनों बच्चों को भी वहां से बरामद किया गया, लेकिन सबसे बड़ी गनीमत रही कि बच्चों को सकुशल पुलिस ने समय रहते बरामद कर लिया और उसके बाद 2 बच्चों को परिवार के सुपुर्द कर दिया है और एक बच्ची अभी छोटी है जिसको अभी माँ के साथ ही रहना पड़ेगा। इसके बाद अब उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए, लंबी सजा दिलाने के लिए अब पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जो तकनीकी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, किसी भी तरह से कोई चीजें छूट नहीं जाए। जो उन्होंने कृत्य किया है, इस कृत्य को लेकर के उन्हें कठोर सजा मिले। इस मामले को लेकर के पुलिस की जो तफ्तीश है वो अब तफ्तीश के मायने पर चली गई है। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का जायजा लिया और पूरे मामले को लेकर के अब जो पुलिस की जांच पड़ताल है, अभी पुलिस ने इनका पीसी रिमांड भी लिया है और अब आगे की कार्रवाई पुलिस की चल रही है। आगे की कार्रवाई जो है पुलिस की चल रही है। अभी वस्तुस्थिति, अभी लेटेस्ट वस्तुस्थिति जो है वो आ गई है। अब आप अपने गेस्ट पैनल पे चलते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत एनडीटीवी राजस्थान पर। डॉक्टर शोभा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर शोभा, आप एक मनोवैज्ञानिक हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि हत्या के पीछे की मानसिकता के बारे में आइए जरा बात करते हैं। इन दोनों मामलों में, तीनों मामलों में हत्यारे की मानसिक स्थिति कैसी थी मैम? क्या कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या थी, डिप्रेशन था, किसी चीज से वो जूझ रहे थे? Was it like that? उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखो, कोई भी एक आम इंसान अगर किसी को इशू नहीं है, ऐसी चीजें तो वो नहीं करता है जी। कहीं हो सकता है पर्सन कोई इमोशनलिटी को लेके या उसकी कोई सेल्फ एस्टीम लो हो या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट माइंड में चल रहा हो, क्योंकि आजकल लोगों में क्या है, पेशेंस नहीं है कि वो उन चीजों को समझे या जाने, उनको इमीडिएट एक्शन लेना होता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी के ट्रेट होते हैं। कई बार हो सकता है उसमें एंटी सोशल या फिर बॉर्डर लाइन कुछ ऐसे पर्सनैलिटी के ट्रेट हो कि भाई मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मे बी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मे बी कोई साइकोपैथोलॉजी, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनलिटी जो होती है उन लोगों में इस तरह की नहीं होती है। वो सेंसिटिव नहीं होते, एम्पैथाइज नहीं होते इन चीजों में। तो ऑब्वियसली बात है कि साइकोलॉजिकल कुछ इशू तो रहे होंगे, बट बिना देखे वो कहना इम्पॉसिबल है, या लेकिन कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा साइकोलॉजिकल इशू इन सब चीजों के पीछे। और ऐसा नहीं है ये चीजें एक बार में ही एक साथ डेवलप हो गई है, बिल्कुल वो समय लगता है, धीरे धीरे जरूर डेवलप हुई होंगी। जी बिल्कुल, वो एक साथ नहीं होती है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे होता है। डॉक्टर रागिनी सिंह, आप एक साइको थेरेपिस्ट काउंसलर हैं। देखिए, पारिवारिक संबंध की बात करते हैं मैम, जैसा अभी डॉक्टर शर्मा कह रही हैं कि ये डेवलपमेंट जो होता है धीरे धीरे होता है। वाजिब सी बात है, कोई भी अगर इतना बड़ा स्टेप उठाएगा तो ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन हमने सोचा और इतना बड़ा स्टेप उठा लिया।
हनुमानगढ़ मामले में मैम, या मामा भांजे के बीच, या अलवर मामले में पति पत्नी के बीच क्या संबंध में कुछ प्रॉब्लम्स थे? क्या कोई तनाव था, संघर्ष था? क्योंकि मैम देखिए, उनके जो बेटे ने एनडीटीवी राजस्थान पर खुलासा किया, उन्होंने कहा कि मम्मी को पापा बड़ा पीटते थे, कभी कभी बीडी से जला भी देते थे। तो क्या कोई ये संबंध के बीच भी तनाव था, इतना ज्यादा तनाव था कि इतना बड़ा स्टेप उठा लिया? हाँ बिल्कुल, जो इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, जैसा आपने कहा कि संबंध भी तनाव था, तो एक बेसिक रीजन ये भी आता है, अगर हम परसेंट की बात करें कि 100% में क्या क्या रीजंस रहे। उनका मेंटल स्टेट ऐसा था, वो कोई पेशेंट है, या साइकोलॉजिकल कोई इलनेस है, या कोई उनकी पास्ट हिस्ट्री है, उनका इन्वायरमेंट है। लेकिन डेफिनेटली रिश्तों में अगर तनाव है तो मेंटल स्टेट डेफिनेटली इस तरह से चेंज हो सकता है। जैसा आपने कहा कि वो उनकी मम्मी को बहुत पीटते थे, तो हो सकता है उनके ऊपर इसका बहुत असर हो, और बहुत किसी इलनेस के बिना भी बहुत खास गुस्से में, जिसे कह सकते हैं ना, बहुत पैनिक हो गए और बहुत एग्रेशन उनके अंदर डेवलप हो गया और उन्होंने इस कदम को उठा लिया। लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मन में कुछ भी नहीं रहता या बिल्कुल नॉर्मलसी होती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की, या ऐसे लोग जो पेशेंट में तब्दील हो जाते हैं, तो उनका अपना एक एनवायरमेंट होता है, मेंटल स्टेट होता है, साथ में उनकी अपने थॉट प्रोसेस भी होता है कि वो पॉजिटिव चीजों में ज्यादा चैनलाइज होते हैं या नेगेटिव चीजों में। कुछ लोग बहुत जल्दी ट्रिगर होता है और नेगेटिव चैनलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस टाइम उनके प्रेजेंट कंडीशन की बात को भी देखा जाना जरूरी है, और उनके अंदर क्या ख्यालात चल रहे थे, वो उनका स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट, उनका एनवायरमेंट क्या है, और उनके आसपास का जो दायरा है वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका डायरेक्ट मन पर बेहद असर पड़ता है। मतलब मैम, जो इन्वायरमेंट जैसे आप रहेंगे, जैसा आपका इन्वायरमेंट रहेगा, उस पर भी, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आता हूं मैम आपके पास, दीपक चावला भी हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं जयपुर से। जी दीपक, बताइए कि इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? हम लगातार यहां पर डिबेट कर रहे हैं और मानसिक स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा यहां पर तमाम गेस्ट पैनलिस्ट हैं दीपक, उनका यही कहना आप सुन ही रहे हैं कि जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, तनाव भी एक बहुत बड़ा रीजन, संबंध में तनाव का भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। तो क्या अभी वहां पर लेटेस्ट अपडेट क्या जयपुर से, बताएं दीपक। बिल्कुल, देखिए जयपुर के अंदर भी इसी तरह की एक वारदात हुई है, जहां पर पत्नी ने अपने दोस्त, यानी कि उसका आशिक, और दोस्त के साथ मिलकर, यानी कि 2 लड़के और एक पत्नी ने मिलकर पति की जो है वो हत्या कर दी। बाकायदा पुलिस से कैसे बचे, इसको लेकर उन्होंने गूगल सर्च किया, वेब सीरीज़ देखी जो पुलिस से जुड़ी है, और इसके साथ ही उन्होंने जो CID आता है उसको भी यहाँ पर देखा और समझने की कोशिश की कि पुलिस की कार्यशैली कैसे, वारदात के बाद हम कैसे भाग सके, कैसे बच सके, ये उन्होंने देखने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर होता है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ये पुलिस से बच सके इसलिए इन्होंने 20 दिन पहले ही एक सिम ली थी, तीनों ने नई सिम ली थी, और उस नई सिम के माध्यम से ही बातचीत करते थे, और वारदात के बाद उस सिम को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग थी। लेकिन जब ये वारदात हुई, इसके साथ ही जो संतोष है, और इसके साथ ही जो उसका दोस्त है ऋषि है, उसके साथ ही ऋषि का जो दोस्त है मोहित है, मोहित ई रिक्शा चालक के साथ पहले बैठकर आया, उसको कहा कि आप मुझे वहाँ पर छोड़ दीजिए। तो जो ई रिक्शा चालक है, जो मृतक है, वो उसको नहीं जानता था, तो उसको बैठा लिया, और जैसे सुनसान जगह पर गया तो वहाँ पर पहले से ऋषि घात लगाए बैठा था, और एक धारदार हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। उसके बाद वो मरा या नहीं मरा, बाकायदा पत्नी जो है वो वापस से घटनास्थल में पहुंची है, उसे देखने के लिए पहुंची है कि वो जिंदा है या मर गया है। तो बस पुलिस ने जब फुटेज खंगाले तो फुटेज में वो क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आ रहा है बार बार। उसके बाद जब पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ा तो इस संबंध का पता चला। उसके बाद पुलिस ने उसके दोस्त को और उसके साथ ही उस महिला को, जो उसकी पत्नी संतोष को, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अभी इनसे पूछताछ जारी है। इसके साथ ही इनकी लंबे समय से विवाद चल रहा था, पति पत्नी का आपसी जो झगड़ा है। शराब भी पीता था, जो मृतक है वो शराब भी पीता था और वो लगातार उसको परेशान करता था। उसके बाद उसने ये साजिश रची, हत्या की और फिल्मी अंदाज में उसको मार डाला। चलिए ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और पूरे सिलसिलेवार ढंग से स्टोरी फॉर्मेट को हमारे दर्शकों को समझाया। मीनाक्षी बिंदोरिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। देखिए, आप सुन रहे थे हमारे रिपोर्टर क्या दीपक चावला जो है कह रहे थे कि भाई CID देखा गया, यहाँ पर टेलीविजन शोज देखे गए, वेब सीरीज देखे गए। इतना ही नहीं, जब मार दिया तो एक पति पत्नी के रिश्ते की हम बात कर रहे हैं मैम, जाकर देखा गया कि वो मर गया है कि नहीं मर गया है। ऐसे मामले मैम समाज में हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं और कुछ नहीं। क्या लगता है मैम आपको कि इसके पीछे क्या कारण है? क्या वेब सीरीज जो देखते हैं आज हम लोग, जो गूगल सर्च हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हर कुछ एक मिनटों में हमें सब कुछ बता दे, ये एक बहुत बड़ा कारण है क्या मैम? अगर है तो कैसे इसे रोका जा सकता है मैम?
देखिए, ऐसी ऐसी घटनाएं जो है वो सवाल करती है कि जब अपनों से ही हमें खतरा हो तो आखिर में हम किसके पास जाए, हम जी। किस पे भरोसा करें। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मानसिक जो सोच है वो भी एक रीजन है। उनका जो सोचने का जो नजरिया है वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आता है। और दूसरा जो इसके अंतर्गत है कि एक पैसे का जो है खर्चे का जो स्तर है, कहीं ना कहीं कई बार जब जिस जिस तरह से आपने भी घटना के अंदर बताया कि जी। एक महिला को उसका पति पीड़ता था, तो कहीं ना कहीं वो खर्चे की बात को लेकर भी इस तरह से घटनाएं सामने आती है। जी। आगे इन समस्याओं को पैदा करता है, तो उसके लिए जो रोजगार के धंधे हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो भी इंक्लूड होता है। और साथ ही उसकी जो मेंटली स्थिति है वो भी इसके अंतर्गत आती है। उसके लिए समय समय पे हमारे सरकार को, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन लोगों को बच्चों के साथ में और मोहल्लों में यहाँ पे एक जागरूकता कैंप भी लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो निकल नहीं आ पाती है। तो ऐसे में जब इस तरह से हत्याएं होती है तो पता चलता है कि इन रिश्तों का कत्ल इस तरह से हो रहा है जो सोचना तो दूर, हम समझ भी नहीं सकते हैं उन चीजों को। तो उन पे किस तरह से हम लगाम लगा सकते हैं या उन पे किस तरह से हम काम कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों के लिए जो है उसके लिए एक जीपीएस का बैंड जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाना जी। चाहिए। हमारी सरकार जो है बच्चों को इन चीजों से बचाने के लिए इस तरह की जो जहाँ पे रिश्ते इस तरह से मार दिए जा रहे हैं, किस पे भरोसा करे, क्योंकि जी। जब मामा इस तरह से कत्ल कर रहे हैं तो किस पे भरोसा बहुत करे, सही नहीं बात। किया जा सकता। और पत्नी जब अपने पति को मार रही है तो नहीं किया जा सकता। ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए एक जीपीएस बैंड का इस्तेमाल किया जी। जाना चाहिए, जो जी। हमें लगता है कि सरकार को इस तरह से कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। और अपराधों से, इन अपराधों से ये पता चल रहा है कि हमारे परिवार और समाज के अंतर्गत एक विचारशील संवाद होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की आवश्यकता हमें जरूरत है इसकी। ठीक है, आता हूं मैम आपके पास। आनंद वर्धन शुक्ला हमारे साथ जुड़े में, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। सर, आपने अनगिनत ऐसे केसेस देखे होंगे सर। मैं आपसे एक बात यह जानना चाहता हूं सर कि हत्या के बाद की प्रतिक्रिया क्या होती है? हत्यारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके लिए कोई मनोवैज्ञानिक समर्थन भी होना चाहिए या कुछ मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए की भी आवश्यकता है? जैसे सर नहीं होते रिहैब होम्स होते हैं, तो इनके लिए भी वैसा कुछ बनाना चाहिए क्या? आदित्य जी, देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक इशू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है जी। खाली इन्वेस्टिगेशन कर देना और चालान कर देना, कोर्ट में पहुंचा देना, इतना इतिश्री पुलिस का मैं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए। Right. आप जो कह रहे हैं वो लोग साइकोलॉजिकली डिरेल्ड हैं, लेकिन साथ में आप ये जरूर याद रखिए कि हमारे टूटते सामाजिक संबंध, हमारा दरकता परिवार, जो न्यूक्लियस फैमिलीज होती जा रही हैं, हम बच्चों को न तो संस्कार दे पा रहे हैं न सिखा रहे हैं। और ये क्रिमिनल्स के बीच में बच्चे बहुत एक तरह से सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। अब वो मामा होके, जग हनुमानगढ़ का केस है, क्रिमिनल है, यहां पर पत्नी प्रेमी के साथ मिलके, तो ये देखिए सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज, जी, मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज, और सोशल मीडिया से और सीरियल से कहानियां देखना और गूगल पे सर्च करना जी। कि मर्डर कैसे करना है, डिस्पोजल कैसे करना है। अब आप देखिए, सीमेंट वाला कांड थोड़े दिनों पहले यूपी में हुआ था जी। और आज यहां हो गया। तो देखिए, कॉपी कर रहे हैं उसको, वो देख रहे हैं कि ये बड़ा आसान है। लेकिन अभी मनीष एसपी खैरतल लाइन पर थे, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि किस तरह हमने चेज किया, किस तरह पकड़ा, किस तरह। अब इलेक्ट्रॉनिक का यूज तो करना पड़ेगा, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी को, मानव मनोविज्ञान को सुधारने के लिए आपने जो सुझाव दिया बिल्कुल सही है। इन लोगों को किसी न किसी तरह से रिप्रिमांड करके, कुछ करके, समझाने वाली जगहों पर, ऐसे सोशल सेंटर्स पर पुलिस को चाहिए कि ले जाएं, बात करें। साइकोलॉजी का और ये साइकेट्रिक मामला हो गया, जी, जी। ये बीमारी हो गई। जैसे आनंद सर जो आप हो कह रहा रहे है। हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे आपने एकदम सही कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज आप बात करेंगे सर। मैं अपने किसी दोस्त के फोन से कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एंड बेसिकली वो बात कर रहा था मुझसे, तो मुझे वही लगता है कि ये तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रहा है कि ये सब तो बड़ा आम हो गया है। नहीं तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और रिश्तों को तोड़ने से बचाना पड़ेगा हमें। आज रिश्तों में दम नहीं है सर, जी। बहुत जल्दी से टूट रहे हैं।
मतलब तीसरा आदमी। पहले तो हम गुलशन नंदा के उपन्यासों पे पढ़ा करते थे, आज हर दूसरे घर में ये देखने को मिल रहा है। तो जब तक समाज एक नहीं होगा, परिवार एक नहीं होगा, माँ बाप, चाचा चाची, बुआ ताऊ मौसी, सब लोग इकट्ठा रहकर सर मुझे तो लगता है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी की भी कमी है सर, इसमें स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत कमी हो रही है आजकल। बहुत कमी है सर, बहुत कमी है। बच्चों को बहुत सी चीजें हम नहीं सिखा पा रहे हैं, हम संस्कार भूलते जा रहे हैं और इस वजह से अपराध बढ़ रहा है। और इसका रोकने का यही उपाय है कि हमें संस्कार भी देने पड़ेंगे, समाज को, परिवार को देखना होगा। अब कई जगह बच्चे गायब हो जाते हैं, घर वालों को पता नहीं है। आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, बच्चे को कुत्ते ने कॉलोनी में झपोट दिया, मार दिया, काट दिया। क्या कॉलोनी में किसी को आवाज नहीं आ रही? कोई बोल नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। इसके घर पे कौन आ रहा है, उसके घर पे कौन आ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो भैया गरीब आदमी कहां से सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? वो सड़कों पर और दूसरे जो संपन्न लोग हैं उनके घरों के सीसीटीवी कैमरे को देख करके पुलिस के लिए चैलेंज है सर। लेकिन हमें खुशी है कि अल्टीमेटली केस चाहे गंगानगर का हो, हनुमानगढ़ का हो या खैरतल का हो या कहीं और का हो, सर हम पकड़ लेते हैं। हमारे पास फैसिलिटीज हैं और हम इस बारे में भी विचार करेंगे। मैं डीजी साहब से निवेदन करूंगा कि साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी देने की, इस तरह के मुलजिमों की व्यवस्था जरूर की जाए। बिल्कुल सही बात कहा आपने। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आनंद सर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सिलसिलेवार ढंग से समझाया और प्लेट किया है। डॉक्टर शोभा, आपने सुना आनंद सर को, उनका क्या कुछ कहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि अब इस पर रोकथाम के लिए आपकी सोच पर रोकथाम होना बहुत जरूरी है। क्या लगता है शोभा मैम आपको, क्या मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं इन हत्याओं को रोकने में भूमिका निभा सकती हैं? और अगर हां तो क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? इंसान की जो पर्सनैलिटी के जो ट्रेट होते हैं, या वो कौन इंसान किस मानसिकता से या किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, अगर थोड़ा भी ट्रिगर पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि आज भी सोसाइटी में ना टैबू है कि साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे या कोई मानसिक बीमारी कहेगा तो हमें सोसाइटी में पता नहीं कैसे होगा, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सब टैबू को तोड़ना, आई थिंक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर कोई इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है या बहुत किसी में एग्रेशन है या वायलेंट बिहेवियर है, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अवेयरनेस होना पहले बहुत जरूरी है पेरेंट्स के साथ। और उसके अलावा है कि अगर थोड़ा भी फिर भी ऐसा ट्रिगर लगता है पर्सन में, तो जरूर साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या साइकेट्रिस्ट की जरूर उनसे एडवाइस लें। तीसरी चीज, एक चीजें धीरे धीरे ही ठीक होंगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई चीज मिराकल होगा, लेकिन धीरे धीरे हाँ, अगर, क्योंकि देखो जो क्रिमिनल माइंड है वो जेल में अगर तुमने सजा भी दे दी, उसके बाद भी वापस आएगा सोसाइटी में ही, फिर वो अगेन क्राइम करेगा। रुकेगा तो नहीं, वो रुकेगा तो नहीं, उसकी मानसिकता तो चेंज नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और साइकेट्रिस्ट मिलकर उस पर्सन के साथ काम करें ताकि वो चीज जड़ से जानी चाहिए और लोगों को भी समझ आए कि इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, सोसाइटी में समझने की जरूरत है। सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली और जितनी भी एनवायरमेंट है, सारे मिलकर अगर काम करें, क्योंकि जो दूसरा पर्सन जिसके साथ क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी समझ में आ जाता है कि ऐसा कहीं ना कर दे, क्योंकि जो लोग साथ में रहते हैं वो जज कर लेते हैं बिहेवियर को। तो अगर ऐसा बिल्कुल भी किसी को लगता है अवेयरनेस के साथ में, तो जरूर सजेशन लेने चाहिए। कोई टैबू नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जैसे शारीरिक बीमारी होती है, ऐसे ही पर्सन मानसिक बीमार भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मैडम बीमारी है जी। डॉक्टर आनंद, अभी शोभा मैम ने एक बात कही जिसपे आपने हामी भी भरी। आपने कहा कि कुछ ऐसे हत्यारे होते हैं जब वो जेल में जाते हैं और जब जेल से वापस आते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। आपने उस पर हामी नहीं आता। क्यों ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं सर? इसलिए कि उनको साइकोलॉजिकल किसी तरह का कोई कोचिंग या काउंसलिंग जेल में नहीं हो रहा है, और ऐसे क्रिमिनल जेल में जाके और धीरे धीरे हार्डन क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ये जो जरूरत है, जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है हमको, ऐसे जो हार्डन क्रिमिनल है, जो इस तरह का ऑफेंस कर रहे हैं, उनके लिए समझाइश, उनके लिए काउंसलिंग, उनकी समझाना उनको बहुत जरूरी है, जो जेल में तो संभव ही नहीं है। जेल का माहौल कैसा है आप सबको पता है। मैं आपसे एक बात कह रहा था कि एक बार उदयपुर में मेरी पोस्टिंग थी, डबल मर्डर हुआ था। एक पिता ने अपनी पत्नी और बेटे दोनों को मार दिया था, और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट उदयपुर यूनिवर्सिटी की उस समय की प्रोफेसर थी, मुझे नाम याद है, मिसेस चौहान। उन्होंने लगातार काउंसलिंग में, इंटेरोगेशन में हमारी मदद की, और हम अल्टीमेटली उसी एक्यूज से कहलवा सके कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो साइकोलॉजी का बहुत फर्क पड़ता है जी। ये जो हमारे साथ पैनल पे बैठी है, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट है हमारे, और जब जेल हो जाती है तब भी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो आनंद साहब, जेल में ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं है अभी?
बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह का साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या इस तरह के लोग, जैसा कि बताया ना, सोशल टैबू है कि ये पागल है, ये बीमार है, ये सिजोफ्रेनिक है, लोग दिखाते ही नहीं है। तो कम से कम दिखाने के लिए, समझाने के लिए जेल में भी इस तरह के क्रिमिनल्स को साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से मिलाना चाहिए, बात करानी चाहिए। मैं रिसेंटली डीजी प्रिजन से मिलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम राजस्थान में इस तरह की सुविधा हो, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जो साइकेट्रिक क्रिमिनल्स हैं, उन लोगों के बारे में काउंसलिंग करवाई जाए। आई विल रिक्वेस्ट। यस सर, सर प्लीज रिक्वेस्ट। मीनाक्षी मिंदोरिया जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मीनाक्षी जी, आप सब सुन रही हैं और मुझे लगता है कि इससे बड़ा टेक अवेज, मेरे लिए तो बहुत बड़ा टेक अवेज है, हम सब के लिए बड़ा टेक अवेज है, जो जितने भी हमारे तमाम पैनलिस्ट हैं, आनंद साहब भी जुड़े हुए हैं, सब शोभा मैम भी बता रही हैं। क्या लगता है मैम, इसको कैसे रोका जाए? मेंटल स्ट्रेस आज के समय में, आज के युग में एक बहुत बड़ा बीमारी है मैम, जिस पर बात होनी चाहिए। और हम एनडीटीवी राजस्थान इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये जघन्य अपराध तो है, लेकिन इसके पीछे जरा अगर जाएं तो एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस भी दिखता है मैम, बहुत बड़ा एक मेंटल सबसे बड़ा हमारे पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इस तरह के मामले आते हैं सर। जब डीवीए का मामला आता है तो उसको जेल में जाने से, देखिए इतनी बड़ी हिंसा तभी होती है जब हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम जब काउंसलिंग में उस तरह का मैटर आता है, या थाने में आ रहा है, किसी संस्था के पास आ रहा है, राजस्थान प्रगतिशील महिला फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जहां पे इस तरह के मामले जब आते हैं तो हम साइकेट्रिक काउंसलिंग से, उनकी काउंसलिंग के लिए टाइम पीरियड लेते हैं, उनकी काउंसलिंग साइकेट्रिक काउंसलिंग से करवाते हैं सर। और बहुत सारे मामलों में हमने ये देखा है कि जब जिस तरह से वो डोमेस्टिक वायलेंस के इस तरह से मारपीट कर रहा है अपनी पत्नी के साथ में या बच्चों के साथ में, तो उनको वहीं पे रोका गया है, उनको जेल में जाने की नौबत ही नहीं आई सर। इस तरह के मामले हम रोक सकते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और बहुत सारे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र चल रहे हैं सर। हर पुलिस सर्किल पे एक सर्किल है, तो अगर वहां पे थाना उनसे बातचीत करे या फिर एक साइकेट्रिक काउंसलिंग वहां पे करवा दी जाए या डेप्यूट कर दे, ऑनलाइन ही कर दे सर, तो हमें बहुत मदद मिलेगी और बहुत सारे इस तरह के क्राइम जो होंगे उनसे बचा जा सकता है और उनको रोका जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तमाम हमारे गेस्ट पैनलिस्ट्स का। मीनाक्षी मिंदोरिया जी हमारे साथ जुड़ी, आनंद वर्धन शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों तक चीजों को समझाया। डॉक्टर शोभा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और डॉक्टर रागिनी सिंह का भी, साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और तमाम हमारे दर्शकों का हम धन्यवाद करेंगे जो इस मुद्दे पर हमारे साथ रहे। कमेंट सेक्शन में भी, यूट्यूब पर ये जो पूरा डिबेट जाएगा उस पर भी कमेंट सेक्शन पे है, जरूर बताइएगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।